नमस्कार, मैं द सच्ची वॉइस चैनल से। चलिए जानते हैं आज भारत की राजनीति से जुड़ी फटाफट जरूरी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन गोदी मीडिया आपको कभी नहीं दिखाता। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की पहली और दिल दहला देने वाली सबसे बड़ी खबर, बिहार में एनडीए के सत्ता में आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और उनकी मनमानी इतनी बढ़ गई कि आप यकीन नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, एक तरफ बीजेपी ने राजनीतिक तौर पर उपयोग करके भगवान श्री राम मंदिर का ध्वजारोहण किया और उसी दिन बिहार में आस्था से जुड़े प्रसिद्ध मंदिरों की मूर्तियों को आपने ट्रैक्टर के पीछे इस तरह घसीटा कि देखकर हैरानी होती है। समझ नहीं आता कि ऐसी सरकार को लोग क्यों राष्ट्रवादी और हिंदूवादी समझते हैं। बिहार चुनाव से पहले हमने कहा था कि इस सरकार को वोट मत देना, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है। खुद को हिंदू हितैषी बताने वाली सरकार अब हमारे देवी देवताओं के मंदिरों का इस तरह से अपमान कर रही है कि आपसे देखा तक नहीं जाएगा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यह कोई मंदिर है जहां से भगवान शिव जी की तस्वीर लगी हुई है, गले में जंजीर डालकर, और उनको ट्रैक्टर के पीछे बांधकर घसीटा जा रहा है। हाय राम राम, ऐसा कोई करता है क्या? आप इन्हीं देवी देवताओं के नाम पर जनता को मूर्ख बनाकर वोट खरीदते हैं और फिर उन्हीं के सामने ऐसी हरकतें करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए। नजर डालते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। दोस्तों, राहुल गांधी ने सभी बीजेपी समर्थकों को झटका दे दिया है। उन्होंने कहा कि शक्ल से पता चल जाता है कि कौन नफरती है और बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है और कौन प्यार करने वाला और कांग्रेस का समर्थक है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। राहुल गांधी ने आज अपने संबोधन के दौरान एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात का खुलासा किया है। उन्होंने कहा, कहीं मैं अगर सड़क पर जाता हूं तो उसका चेहरा देखकर यह समझ में आ जाता है कि वह बीजेपी सपोर्टर है कि कांग्रेस सपोर्टर है। उनका कहना है कि कांग्रेस सपोर्टर होगा तो मन से शांत और उदार भाव का होता है, और बीजेपी सपोर्टर होता है या आरएसएस सपोर्टर होता है तो वह हमेशा उग्र मूड में रहता है और हमेशा गुस्से में रहता है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, सुप्रिया जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। इन बीजेपी वालों की चाल अब समझ में आ चुकी है। ये हमारे देसी अंग्रेज हैं और इन्होंने अंग्रेजों की तरह ही ये हरकत कर दी है। राज्यसभा में यह कहा गया कि आज के बाद संसद में जय हिंद और वंदे मातरम के नारे नहीं लगेंगे। देखिए पहले वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। खबरों के मुताबिक राज्यसभा की बुलेटिन में कहा गया है कि सदन में जय हिंद और वंदे मातरम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मतलब ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो कौन लोग हैं जिनको वंदे मातरम और जय हिंद पर आपत्ति है। इससे तो अंग्रेजों को दिक्कत थी, अब पता चल रहा है भाजपाइयों को भी दिक्कत है। वो करता है नारा, ये आजादी के आंदोलन के सबसे पुरजोर, सबसे सशक्त नारे। इससे किसी को दिक्कत हो कैसे सकती है? किस मिट्टी के बने लोग हैं? अरे क्या कारण है कि हमारे ही देश में हम अपने देश का नारा नहीं लगा सकते? क्या कहना चाहते हो तुम? किस प्रकार के देशभक्त हो? क्यों जनता को मूर्ख बनाकर रखा है आपने? अरे हमारे देश में जब हम जय हिंद का नारा नहीं लगा सकते, जब हम वंदे मातरम का नारा नहीं लगा सकते, तो इस किस्म का काम तो अंग्रेजों ने किया था और वही आप कर रहे हो। तो उनमें और आप में फर्क क्या है फिर? और जब कोई आप पर आवाज उठा दे तो वह देशद्रोही हो जाता है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने यह खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर धांधली की है वह बहुत बड़ा क्राइम है और उस क्राइम की सजा सिर्फ और सिर्फ जेल हो सकती है, उसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उस पर बात करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी, चुनावी बॉन्ड का जो क्राइम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, वो एक क्राइम है। सबसे पहले अगर इसका कोई जेल जाएगा तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी दोषी होगी। इन लोगों को सबसे पहले पद मुक्त होगा। दोस्तों, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि हर बार यही होता है कि जब कोई अपराधी बीजेपी में शामिल हो जाता है तो वह निर्दोष हो जाता है। लेकिन हजारों करोड़ के घोटाले इस प्रकार से उजागर हो रहे हैं तो निश्चित ही गिनती के दिनों में देश के प्रधानमंत्री को सजा होना निश्चित है और उनका और उनके सभी साथियों का जेल जाना तय है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, आपने वह वाली कहावत तो सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दुनिया की सबसे बड़ी विश्व स्तर पर आतंकवाद विरोधी कमेटी का उप प्रमुख वाइस प्रेसिडेंट अब आतंकवाद का सबसे बड़ा संरक्षक पाकिस्तान बन रहा है। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता होगा तो आप पहले सुनिए संजय सिंह ने इस बारे में संसद में क्या कहा है, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। पाकिस्तान एंटी टेररिस्ट कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है।
वो पाकिस्तान जिसने 10 साल तक ओसामा बिन लादेन को अपने घर में छिपा के रखा, वो पाकिस्तान जहां मसूद अजहर है, वो पाकिस्तान जहां हाफिज सईद है, वो पाकिस्तान जिसने ताज पे हमला किया मुंबई में, वो पाकिस्तान जिसने संसद पे हमला किया, वो पाकिस्तान जिसने अक्षरधाम किया, वो पाकिस्तान जिसने उड़ी किया, वो पाकिस्तान जिसने पुलवामा किया, वो पाकिस्तान जिसने लाल किले पे हमला किया, वो पाकिस्तान जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है, पहलगाम की घटना को अंजाम देता है। आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान आपसे गिड़गिड़ाया, आप मान गए। अरे मान्यवर, वो हमारी बहनें भी तो गिड़गिड़ा रही थी, वो आतंकवादी तो नहीं माने, आप कैसे मान गए? अभी ये हमारे विश्व गुरु का डंका बज रहा है। विश्व में हमारे प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने ही देश में गिने चुने मीडिया के माध्यम से यह भ्रम पैदा कर दिया है कि हम तो विश्वकर्मा हैं, फिर उसके लिए उन्हें कोई डर नहीं है कि उनका स्तर कितना गिरता है या यहां पर कितना चढ़ता है। अरे कोई और बात होती तो मान लेते कि चलो पाकिस्तान ने किसी कमेटी में हिस्सा ले लिया, लेकिन यहां तो आतंकवाद विरोधी कमेटी यानी एंटी टेररिस्ट कमेटी और उसका भी प्रमुख पाकिस्तान। फिर तो आप सोचिए क्या हाल होने वाला है, जबकि ओसामा बिन लादेन जो कि सबसे बड़ा आतंकवादी था, उसे संरक्षण दिया था पाकिस्तान ने, और आज वही देखो किस पद पर बैठा है। शर्म आनी चाहिए यार इस बात पर। तो नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, केजरीवाल ने अहम मुद्दा उठा दिया। आपको पता ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद ही यह नियम बनाया था कि अगर कोई भी बीजेपी मंत्री 75 वर्ष का हो जाता है तो उसका इस्तीफा देना तय हो जाता है, और उन्होंने इसी प्रकार से पहले जो बीजेपी के प्रधानमंत्री रह चुके हैं उन्हें कुर्सी से हटा भी दिया था। उन पर यह 75 साल वाला नियम अच्छे से लागू हो रहा था, लेकिन अभी 75 के बाद 76 के होने वाले हैं नरेंद्र मोदी, पर उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। सत्ता छोड़नी बहुत मुश्किल है। ये लोग बेचारे परेशान हो गए हैं कह के भाई 75 साल का रूल आपने ही बनाया था, खुद ही रूल बनाया। उस रूल के तहत सबसे पहले आडवाणी जी का इस्तीफा लिया, भगत सिंह कोश्यारी जी का इस्तीफा, और भी बहुत है, मेरे पास तो थोड़े नाम है। उन सब का इस्तीफा लेने के बाद जब अपना नंबर आया तो कहते हैं ये कानून मेरे पे लागू नहीं होगा। ये तो ठीक नहीं है। सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं ये सोच रहा था कल को कोई अफसर 60 साल की उम्र होने के बाद कहे मैं तो नहीं रिटायर होता जी। कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 65 साल की उम्र होने के बाद कहे जी मैं तो रिटायर नहीं होता। व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था कैसे चलेगी? तो ये क्या बताता है? क्या ये कुर्सी का लालच है? क्योंकि इनकी राजनीति कैसी है ये हम सब लोग जानते हैं। जानने वालों को ये सब पता है कि किस प्रकार से नफरत की राजनीति कर रहे हैं ये लोग, और नफरत में सबसे माहिर हैं। क्या वह इस कुर्सी के काबिल हैं, इसलिए उनको इस्तीफा देने से कोई रोक रहा है? अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? नजर डालते हैं अगली खबर पर। दोस्तों, प्रियंका गांधी अपने जनता के हक के लिए सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी तो बीजेपी सरकार ने उन्हें पुलिस भेजकर गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार होने के बाद प्रियंका गांधी ने बस में बैठकर ही अपने सभी साथियों के साथ यह नारा लगाया कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। दोस्तों, अब यह सब देखने के बाद चुप मत बैठना। अगर आपको किसी खबर या किसी साजिश पर गुस्सा आया है तो अपनी पूरी भड़ास कमेंट में निकालिए और इस वीडियो को अंधभक्तों तक शेयर कीजिए। यही आपकी सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। और हां, अगर आप सच में चाहते हैं कि हमारी सच्ची पत्रकारिता मजबूत बने तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।